हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारे सीटेट में काफ़ी कम टाइम बचा है और वही हमें प्रीवियस ईयर के जितने भी हम ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं उतना ज़्यादा बेटर है। इस चैनल पे आपको जो भी ऑथेंटिक आंसर है, ऑफिशियल आंसर की के जो आंसर्स हैं वो सभी उनके साथ सॉल्व कराए जा रहे हैं। अभी तक हमने एसएसटी के 3 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए हैं जिनमें हमें 60 क्वेश्चन देखने को मिले। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन पेपर और चाहिए कराने हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा कि आपको कौन से सन का, कौन से ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए, किसके क्वेश्चंस चाहिए। आज हम करेंगे हिंदी। फरवरी 2014 का जो हमने लिया है आज क्वेश्चन पेपर, उसका हम लैंग्वेज 1 का हिंदी करेंगे। इसमें 30 क्वेश्चन आज हम कवर करेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को फर्स्टली सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए, और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए। तो चलिए आज का शुरू करते हैं सेशन। भाषा फर्स्ट हिंदी। इसमें हमारा एक प्रोज का आएगा पैसेज और एक आएगा पोइट्री से। तो हम देखते हैं पहले क्या दिया है। भाषा फर्स्ट हिंदी, इसमें हमारा एक पैसेज दिया गया है। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि ये प्रोज से दिया है, ठीक है। और इसके क्वेश्चंस दिए हैं कितने, 91 से 99 तक हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो इस पैसेज से हैं। तो आपको फर्स्टली क्या करना है, इस पैसेज को रीड नहीं करना है। इतना हमारे पास एग्जाम में टाइम नहीं होता कि हम इसे रीड करें। हम जाएंगे डायरेक्ट क्वेश्चन के पास। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 91। कैसी प्रवृत्तियाँ नकारात्मक हैं? प्रवृत्तियाँ नकारात्मक, देखिए ये वर्ड मिल गया। हमें कीवर्ड के थ्रू ढूंढना है आंसर पैसेज के अंदर। पहले क्वेश्चन देखिए, उसका जो भी मोटा मोटा कीवर्ड आपको नजर आ रहा है कि इसमें पूछा क्या है वो टिक कर लीजिए और उसे फिर पैसेज में देखिए। पूरा पैसेज पढ़ने का हमारे पास टाइम नहीं है, ना ही आपको पढ़ना। ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखा प्रवृत्तियाँ सकारात्मक क्या होती हैं, तो इसका आंसर देखिए फर्स्ट लाइन में, स्वार्थी, अहम, प्रेरित। स्वार्थी यानी जो अपने स्वयं के हित के बारे में सोचता हो। देखिए अब क्वेश्चन का आंसर देखिए, जो स्वयं का हित देखती हो, अहम से ग्रसित हो, अर्थ का भाव हो, या जिनमें अहम स्वयं हित का भाव हो। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। हमें फर्स्ट लाइन में ही मिल गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, कौन से कार्य हानि की ओर ले जाते हैं? मन के अनुसार हित साधते हैं, अपनी पसंद नापसंद के आधार पर किए जाते हैं, जिनमें संग्रह अनुपस्थित होता है, या जिनमें संग्रह कूट कूट कर भरा होता है। क्वेश्चन क्या था, हानि की ओर ले जाते हैं। आइए ऊपर देखते हैं फटाफट से जल्दी वाला हो गया था। अब सेकंड देखिए क्या है, कौन से कार्य हानि की ओर ले जाते हैं? तो हरासमान ही होंगे, चाहे या अनचाहे से प्रेरित हैं तो हरासमान ही होंगे। इसका सही आंसर है जो चाहे या अनचाहे यानी पसंद और नापसंद के आधार पर किए जाते हैं। देखते हैं ऑप्शन नंबर 2, जो अपनी पसंद और नापसंद के आधार पर किए जाते हैं वो हरासमान की तरफ ले जाते हैं। हरासमान की तरफ यानी हानि की ओर ले जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देख लेते हैं फटाफट से। थोड़ा स्पीड के साथ हमें करना है, इसलिए मैं आपको वो ही उसी लेवल से करा रही हूँ जैसे आपको एग्जाम में करना है। 93 क्वेश्चन इज, इस गद्यांश में किस प्रकार के कार्यों का समर्थन किया गया है? जो मनचाहे होते हैं, मनचाहे नहीं होते हैं, जो बुद्धि विवेकशील शक्ति के आधार पर किए जाते हैं, जो मनचली भावनाओं और बुद्धि से परे होते हैं। किस प्रकार के कार्यों का समर्थन बताया गया है कि ये देखिए किस तरह से नहीं कतराना चाहिए, यह काम आपका मनचाहा नहीं है, कार्य का निर्णय बुद्धि विवेक के आधार पर होना चाहिए। मिल गया हमारा 93 का आंसर, यानी 3 क्वेश्चन ये वाला 93 का आंसर है, जो बुद्धि विवेक शक्ति के आधार पर किए गए हैं। 94, इस गद्यांश में किसे शत्रु कहा गया है? मनचली भावनाएं, तुनकमिनाजी, अहम, स्वार्थ और रुचि अभिरुचि। तो ये तो शुरू में ही बता दिया गया था हमें कि किसे शत्रु बताया गया है, रुचि और अरुचि। पसंद और नापसंद के बारे में टॉपिक किस टाइटल क्या है इसका, पसंद और नापसंद के बारे में बताया गया है। तो ये है इसका, पसंद क्या होगी, रुचि, और नापसंद अरुचि। तो इसका 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। ने शत्रु कहा गया है, ये मनचली भावनाओं तुनकमिनाची के आधार पर कतई नहीं। इस एक बात को हमेशा याद रखिए कि पसंद और नापसंद आपके सबसे बड़े शत्रु। एक क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट एज इट पैसेज में दिया गया है कि आपकी पसंद और नापसंद आपके सबसे बड़े शत्रु हैं। तो पसंद क्या है, रुचि, और नापसंद अरुचि। ठीक है, 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। 95 पे चलेंगे फटाफट से। लेखक ने इन शत्रुओं से निपटने का कौन सा मार्ग सुझाया है?
इनसे निपटने का व्यवहारिक मार्ग यह है कि अपनी रुचि और अरुचि का विश्लेषण करें, यानी विश्लेषण करना। ये देखिए डायरेक्ट ये भी ऑप्शन में दिया है विश्लेषण करना, तो 95 का फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। 96 देख लेते हैं। नकारात्मक का विलोम शब्द क्या है? नकारात्मक, सकारात्मक, नकारात्मक या असकारात्मक? तो आपको पता है नकारात्मक यानी सकारात्मक, ऑप्शन नंबर 2। 97 देख लेते हैं। वे तो हर क्षण आपकी हानि और हरास करने पर ही तुले हैं। वे सर्वनाम किसके लिए आया है? मनचली भावनाओं के लिए, अहम प्रेरित प्रवृत्तियों के लिए, स्वार्थ प्रेरित प्रवृत्तियों के लिए या पसंद और नापसंद के लिए? किसके लिए आया है? तो इसमें पसंद और नापसंद के बारे में बताया गया है। और वैसे देख लेते क्वेश्चन है या नहीं। 1 मिनट पैसेज में थोड़ा नज़र मार लेते हैं। पसंद नापसंद सबसे बड़े आपके शत्रु हैं, आप इन्हें पहचानते। इन्हें किसके लिए यूज़ है? पसंद और नापसंद के लिए। उल्टे आप इन्हें पाल पोस कर दुलारते हैं। वे तो हर क्षण आपकी हानि हरास करने पर ही तुले हैं। वे किसके लिए यूज़ है? पसंद और नापसंद के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पसंद और नापसंद। 97 का फोर्थ ऑप्शन इज द राइट। 98 क्वेश्चन इज किस शब्द में ना उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जा सकता? काबिल, हाजिर, पसंद, वाकिफ। उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द से पहले लगाया जाता है। जैसे काबिल के सामने हमने लगा दिया ना काबिल, ठीक है, ना काबिल बोलते हैं जो किसी काबिल नहीं होता, किसी के भी काम का नहीं होता, वो बोलते हैं ना काबिल। हाजिर, ना हाजिर, ना हाजिर तो कुछ नहीं होता, तो ये गलत है, ठीक है। फिर है पसंद, पसंद के पहले लगाइए ना पसंद, यानी कि जिसमें अरुचि हो, जो किसी को पसंद ना हो। वाकिफ़, ना वाकिफ़, जो किसी चीज़ का पता नहीं होता किसी को बोलते हैं ना वाकिफ़, ठीक है, ये भी होता है। यानी हाजिर, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? हाजिर। ना हाजिर कुछ नहीं होता, तो किसके सामने प्रयोग नहीं होगा? हाजिर के साथ, ठीक है। 99 देखते हैं। 99 इज विश्लेषण का विलोम है। विश्लेषण क्या होता है? एनालिसिस, किसी भी चीज़ को टुकड़ों में देखना, ये तो आपने पढ़ा ही होगा एनालिसिस, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या होगा? यानी कि संश्लेषण, किसी भी चीज़ को जोड़कर देखना। विश्लेषण क्या होता है? टुकड़ों में तोड़कर देखना। संश्लेषण सिंथेसिस, यानी कि किसी भी चीज़ को जोड़कर देखना, ठीक है। इसका सही आंसर है 99 का 1, संश्लेषण। अब देख लेते हैं 100 नंबर इज काव्य में किस जनता की ओर संकेत किया गया है? जनता हमने शुरू में देखा था, जिसे बोध है, जिसे सांप काटते हैं, जो खेतों खलिहानों कारखानों में काम करती है। क्या है इसका सही आंसर? या जो रथ चलाती है। 1 मिनट, ये नया पैसेज शुरू हो गया है, ये इसके 99 तक ही क्वेश्चन थे इसके। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पैसेज। 99 के बाद हम 100 पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा दिया है पोइट्री का पैसेज। प्रश्न संख्या 100 से 100 से 105 तक जो दिए हैं क्वेश्चन, वे हमारे पोइट्री से दिए हैं। ये है पोइट्री आपकी, ये पैसेज दिया है, छोटा है, इसमें थोड़ा मार्क कर लीजिए बस। मेन पॉइंट, ठंडी बुझी राख, सोने का ताज, सोने के रथ का घर घर नाद, सिंहासन खाली करो जनता आती है। थोड़ा सा ऐसे ही नज़र मार लीजिए, इसको रीड नहीं करना है, क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट। 100 क्वेश्चन इज काव्य में किस जनता की ओर संकेत किया गया है? जिसे बोध है, सांप काटते हैं, खेतों खलिहानों कारखानों में काम करती है, या जो रथ चलाती है। अब देखिए किस जनता की ओर संकेत किया गया है। इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया है, बोध है, सांप काटते हैं, यानी कि जनता आती है, जनता का वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इंटेलिजेंस यूज़ करनी होगी। ये किसके बारे में? सिंहासन, सोने का ताज, ठंडी बुझी राख, सुगबुगा उठी मिट्टी कहाँ होती है? जाड़ा पाला कसक सदा सहने वाली, यानी कि खेतों में किसान किसी भी टाइम में, सर्दी गर्मी इतनी, उसमें भी काम करते हैं। तो थोड़ा सा आपको सेंस निकालना होगा खुद से।
आइए, तो इसका सही ऑप्शन है जो खेतों और खलिहानों कारखानों में काम करती है। 101 नंबर इज समय के रथ का घर घर नाद सुनो। ये सेकंड लाइन थी, अभी हमने देखी। पंक्ति का आशय है अब समय बदल रहा है, या समय का रथ बढ़ा रहा है, समय को लाल कर रहा है, समय ने युद्ध नाद बजा दिया। इनका कोई सेंस नहीं है, यानी समय बदल गया है। इससे क्या है, समय के रथ का घर घर नाद। समय का रथ मतलब कहते हैं ना, समय के रथ का पहिया बदलता है हर वक्त। समय बदलता ही, परिवर्तन ही समय का नियम है। तो इसका सही ऑप्शन है अब समय बदल रहा है, ऑप्शन नंबर 1। 102 देख लेते हैं। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये भी हमने देखा था, जनता शुरू में ही है। चौथी लाइन हमारी, राजा के सिंहासन को खाली करना होगा, गलत, क्योंकि इसमें तो खेत खलिहानों की बात की है। कारखानों में जो औरतें काम करती हैं उनके बारे में बताया गया है। जनता राजा का सिंहासन हिला देगी, गलत, क्योंकि जनता ही राजा को चुनती है, तो राजा भी तो उनके लिए बहुत कुछ करता है, तभी तो आगे बात बनेगी प्रजा की। सारी जनता अब सिंहासनों पर ही बैठेगी, जी नहीं, ये भी गलत। राजतंत्र के विरुद्ध लोकतंत्र का स्वागत, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 103 पे चलते हैं। सामान्य जनता ने अब तक बहुत कष्ट सहे हैं, इस भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ति है। जनता, हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्तें वहीं नहीं, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली। दूसरा देखते हैं, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी। ये लाइन दी हुई है, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, लेकिन एज इट तो ऑप्शन नहीं देंगे ना। इसका सही आंसर होगा जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली। किसने कष्ट सहे हैं सामान्य जनता को, किससे कोरिलेट किया गया है, सदियों की ठंडी बुझी राख, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, ऑप्शन नंबर 2। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन हो गया 104 देख लेते हैं। सांप किसकी ओर संकेत करता है, विषैले सांपों की ओर, जमींदारों की ओर, शोषकों की ओर, सूदखोरों की ओर। इसमें क्या बताया है, विषैले सांपों का कोई जिक्र नहीं है, जमींदारों का नहीं है, सूदखोरों का नहीं है। इसमें शोषक यानी सहने वाले, जिनको कष्ट दिए गए हैं, जो लोग कष्ट सह रहे हैं। शोषक कौन होता है, कष्ट सहने वाला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 105 इज सुगबुगा उठना का अर्थ है राग का जल उठना, अफवाह फैलाना, धीरे धीरे कहना, या अपने हक के लिए प्रयत्नशील होना। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ये कहा है इसमें कि इतना सब कुछ होने के बाद, देखने के बाद भी जनता कष्ट सहती है, और सुगबुगा उनमें से एक ऐसा होता है जो सुगबुगा उठती है, यानी अपने हक के लिए प्रयत्नशील होती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें 106 से 120 तक सही विकल्प का चयन कीजिए। अब पैडागोजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। हमने प्रोज कर ली, पोइट्री कर ली, जो उनके क्वेश्चन थे वो सब कर लिए हैं। अब पैडागोजी करेंगे। 106 क्वेश्चन इज उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है, भाषा के सौंदर्य शास्त्र से परिचय। और भी ऑप्शन देखेंगे हम। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल, विभिन्न साहित्यिक विधाओं का गहनतम ज्ञान प्राप्त करना, सरसरी तौर पर तीव्र गति से पढ़ना। देखिए, तीव्र गति से पढ़ना नेगेटिव वर्ड हो गया, ये भी काट दीजिए। गहनतम एकदम उच्च तो कर नहीं पाएंगे। सौंदर्य शास्त्र से परिचय नहीं, इसका ऑप्शन नंबर 2। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल, यानी इसे भाषा को किसी भी क्रिएटिविटी के थ्रू टारगेट लैंग्वेज को या हमारी मदर टंग जो हम कन्वर्ट कर लेते हैं उसको सिखाना। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। 107 इज सुनी पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सहायक है। औपचारिक पत्र लेखन, ये पूछा है सहज और स्वाभाविक। तो ये औपचारिक की तो फॉर्मल की तो बात ही खत्म हो गई। किसी पढ़ी हुई कहानी को संक्षेप में लिखना, नो। सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखना, अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना, या मेरा प्रिय विद्यालय विषय पर निबंध लिखना। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पूछा था सुनी पढ़ी और समझी हुई भाषा को नेचुरल वे में, तो उसी तरह अपने शब्दों में
जो भी उसने फील किया है, देखा है, उन्हें अब व्यक्त करने का इससे अच्छा तरीका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। 108 देखेंगे। क्वेश्चन इज, भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण डैश डैश और डैश बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भाषा साहित्य ऐतिहासिक या साहित्य बोध सराहना बोध ऐतिहासिक या साहित्य सराहना सामाजिक या सौंदर्य बोध साहित्य बोध सामाजिक और राजनैतिक। इसका ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। सौंदर्य बोध साहित्य बोध और सामाजिक राजनैतिक। ये देखिए, भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण सौंदर्य बोध साहित्य बोध और सामाजिक राजनीतिक बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। 109 इज, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य डैश में सहायक होगा। व्याकरण की परिभाषाओं को कंठस्थ करने, भाषा की नियमबद्ध प्रगति को समझने और उसका विश्लेषण करने, या भाषा की नियमबद्ध प्रगति को समझने अत्यधिक महत्व देने, या भाषा की प्रगति प्रकार्य और व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करने। तो इसका सही आंसर है भाषा की नियमबद्ध प्रगति को समझने और उसका विश्लेषण करने, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। 110 इज, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं हो सकती? पढ़ी गई कहानियों का समूह में नाट्य रूपांतरण, विज्ञापनों, पोस्टरों, साइन बोर्ड और भाषा के अन्य उपयोगों का विश्लेषण करना, या मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना, या सूचना डायरी लेखन, विज्ञापन लेखन आदि का कार्य करवाना। अगर आपको आंसर्स आते हैं कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, उससे आपका रिवीजन होता रहेगा। इसका सही आंसर है मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना। ये उपयोगी नहीं है, क्योंकि मुहावरों के अर्थ का क्या होगा, 1 वर्ड होगा, एक ही तो वर्ड दिया है कि उनका अर्थ हम 1 वर्ड में लिख सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा, ये है ओपन एंडेड। इनमें हम अपने विचार अच्छे से लिखेंगे जो हमारी भाषा को डेवलप करने के लिए बहुत ही उपयोगी हमारे लिए सिद्ध होंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा सिद्ध, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। और सभी हमारी भाषा के विकास में हेल्पफुल हैं, लेकिन हमारा जो 3 ऑप्शन है वो हेल्पफुल नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा, इसमें नहीं दिया है। जो भी इसमें आंसर गलत है चारों में, हमें नहीं वाला ऑप्शन ढूंढना है। जो इसमें नेगेटिव है वो ही हमें ऑप्शन में नेगेटिव वर्ड को ढूंढना है। तो चलिए 111 देख लेते हैं। 111 प्रश्न इज, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि है? निगमन विधि, आगमन विधि, भाषा संसर्ग विधि या सूत्र विधि? तो सही आंसर है इसका आगमन विधि। जो आपको पता है एग्जाम्पल टू रूल्स जाती है, पहले एग्जाम्पल दिए जाते हैं, एग्जाम्पल टू रूल्स जाती है, उसमें पहले आपको कुछ भी एग्जाम्पल दिया जाएगा। अगर हमें संज्ञा समझानी है बच्चे को, पहले बताया जाएगा राम, श्याम, डेली, इनके बारे में, तो वो बहुत इजी हो जाता है। हम बच्चे को पहले इजी जो तरीका है पहले हल्के हल्के बताएंगे बच्चे को, तब उसको रूल्स की तरफ ले जाएंगे। टफ चीज़ें बच्चे एकदम कैच नहीं करेगा, उसका मन भर जाएगा, वो नहीं करना चाहेगा, इसलिए हम बच्चे को आसान से जटिलता की ओर ले जाएंगे। एग्जाम्पल टू रूल्स। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 आगमन विधि। 112 प्रश्न है आपका, बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है पाठ्य पुस्तक पर? नहीं, क्योंकि ये तो एक सोर्स है ना, वो सारे सोर्स नहीं है पाठ्य पुस्तक। समृद्ध भाषा परिवेश पर? नहीं। अभी और ऑप्शन भी देखते हैं, एक ही ऑप्शन पे क्लिक नहीं करेंगे, हमें चारों ऑप्शन रीड करने हैं। अगर हमें ये सही लग रहा है ठीक है, लेकिन और ऑप्शन भी हमें रीड करने हैं। वहाँ पे यही कंफ्यूज करने के लिए आपको एक से क्वेश्चन दिए जाएंगे। थर्ड ऑप्शन इज आकलन की औपचारिकता पर, फॉर्मल वे? नो। संचार माध्यमों पर? नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। समृद्ध भाषा परिवेश पर, बच्चे को ऐसा एक परिवेश दिया जाए जहाँ पे भाषा हो और वो अच्छे से भाषा को डेवलप कर पाए। तो देखते हैं 113 इज,
उच्च प्राथमिक स्तर पर यह जरूरी है कि बच्चे समाचार पत्र में छपी किसी खबर, लेख और कही गई बात का निहित अर्थ समझ सकें, अपनी पाठ्य पुस्तक के सभी पाठों का अभ्यास कर सकें या भाषा के आकलन के लिए की जाने वाली सभी गतिविधियों में समान रूप से हिस्सा लें, या फोर्थ, भाषा का अतिरिक्त अभ्यास करें, परियोजना कार्य में इंटरनेट का प्रयोग करें। अब देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। सभी पाठों का अभ्यास करें, नहीं, भाषा का, इसमें हमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। क्वेश्चन में अगर आपको लगता है थोड़ा भी गलत है, नेगेटिव वर्ड को निकाल दीजिए पहले। क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव है, इसमें कहीं भी नहीं यूज़ नहीं हुआ है, तो इसमें से जो भी नेगेटिव लग रहा है वो निकाल दीजिए। अतिरिक्त अभ्यास करें, नहीं। भाषा के आकलन के लिए की जाने वाली गतियों में समान रूप से हिस्सा लें, नहीं। तो इसका सही आंसर है 1, समाचार पत्र में छपी किसी खबर, लेख या कही गई बात का निहित अर्थ समझ सकें। 114 क्वेश्चन इज, भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की डैश सीखना भी है क्योंकि भाषा किसी भी डैश का अभिन्न हिस्सा है। बारीकी व्याकरण, 2 नियमबद्धता व्याकरण, 3 ऐतिहासिकता और इतिहास, या संस्कृति और संस्कृति। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की संस्कृति, यहाँ आ गया संस्कृति, सीखना भी है क्योंकि भाषा किसी भी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। देखिए मदर टंग क्या होती है, हमारी संस्कृति है, जो हमारे स्टेट में, राज्य में बोली जाएगी वो ही हम कैच करेंगे, उसका ही एक रिवीजन करेंगे ना। अर्जन भाषा का वो एक संस्कृति है जिसमें हम आगे ढलेंगे, अपनी संस्कृति को आगे ले जाएंगे। प्रश्न संख्या 115 इज, कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है। बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि, बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं, भाषा प्रयोग की क्षमता, या बच्चों के भाषा प्रयोग का स्तर, या अच्छे साहित्य के प्रकाशक और लेखक। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं कि बच्चे किस हिसाब से पढ़ सकता है, उसकी साइकोलॉजिकल स्तर को देखेंगे, और भाषा प्रयोग की क्षमता। 116 प्रश्न इज, नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की व स्वाभाविक डैश प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। मानक, सहज, प्रभावी। मानक, प्रभावी, संस्कृतनिष्ठ, स्वतंत्र, मौखिक और लिखित। स्वतंत्र, प्रभावी, संस्कृतनिष्ठ। तब देख लेते हैं इसका। नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की स्वतंत्र, ठीक है, व स्वाभाविक और प्रभावी एवं संस्कृतनिष्ठ, रॉन्ग। इसका स्वतंत्र, मौखिक और लिखित प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अब देख लेते हैं 117 प्रश्न हमारा। 117 क्वेश्चन इज, हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिल्कुल सही बात है। हम जो भी फील कर रहे हैं वो हम भाषा के थ्रू तो बताते हैं, या किसी और की बात को समझ पाते हैं भाषा के थ्रू। इसका शैक्षिक निहितार्थ यह है कि भाषा की कक्षा में सदैव अनुभवों पर बातचीत की जाए, सदैव अनुभवों का लेखन कार्य बढ़ाया जाए, या डायरी लेखन पर जोर दिया जाए ताकि लेखन परिपक्व बन सके, या बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने, विविध अनुभवों से स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाएं। ऑप्शन नंबर 4, यानी कि मल्टीपल उसे अनुभव, एक्सपीरियंस करने के लिए अवसर देने चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। 118 प्रश्न इज, मुदिता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है। कविता के भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किस बात के प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे। कविता में अलंकार या रस पर विशेष बल दिया जाए। कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता। कविता को गद्य में परिवर्तित करवाने वाली गतिविधि कविता शिक्षण का अनिवार्य पक्ष है, या कविता की भाषा व्याकरण पर विशेष बल दिया जाए। तो इसका सही आंसर क्या है, देखिए इसमें फर्स्ट में दिया है कविता में अलंकार या रस पर विशेष आ गया तो नेगेटिव होगा, इसको एलिमिनेट कर दीजिए।
कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता। क्वेश्चन में क्या पूछा है, उन्हें किस बात के प्रति सचेत रहना है कि एक ही भाव नहीं है, जो दिया है उसके अलावा भी उसमें कुछ भाव निकलते हैं जो आपको उसको एक्सप्रेस करना है, बच्चे को समझाना है। जैसे अभी हमने समझा पोइट्री से, जो पोइट्री लिखी है उसके अंदर सार क्या छिपा है, उसके अंदर सार क्या छिपा है वो आपको बाहर निकालना है। तो यही टीचर को सचेत रहने की सलाह देगा। प्रश्न संख्या 119 इज, हिंदी भाषा का आकलन करते समय पोर्टफोलियो बच्चों के बारे में बताता है कि वे क्या जानते हैं, क्रमशः उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है। प्रगति क्या होता है, रिलेटेड पोर्टफोलियो, ये बिल्कुल ठीक है। उनकी प्रगति में माता पिता की भूमिका कैसी है, उनकी प्रगति में शिक्षकों की भूमिका कैसी है। पोर्टफोलियो देखिए किसी की रिपोर्ट कार्ड जानने के लिए होता है, तो ऑप्शन नंबर 2, क्रमशः उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है। 120 प्रश्न इज, किस साहित्यिक विधा को पढ़ाते समय आप सस्वर पर अनिवार्यतः बल देंगे। सस्वर क्या होता है, अलाउड रीडिंग, यानी जोर जोर से पढ़ना। जीवनी, यात्रा वृत्तांत, या आत्मकथा, या एकांकी। यानी देखिए क्या, किस साहित्य के विधा को पढ़ाते समय आप सस्वर हम किसे पढ़ेंगे, यानी एकांकी को। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी, कौन सा क्वेश्चन में समझ नहीं आया, ये सब ऑथेंटिक आंसर है और जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। तो अभी चलते हैं, कल के लिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।